यूपी निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन मोड में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम और तमाम मंत्रियों ने प्रचार का जिम्मा संभाल रखा है। वहीं अगर बात करेंगे तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष को खाली करने का काम करते नजर आ रहे हैं। लगातार बीजेपी में ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी है और हमने देखा किस तरीके से पहले कांग्रेस और फिर समाजवादी पार्टी को खाली करने के बाद अब ब्रजेश पाठक की निगाहें बहुजन समाज पार्टी पे, जिसके चलते आज बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष के सचान को भारतीय जनता पार्टी का दामन थमा दिया गया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार तीसरा दिन था जब उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के समक्ष तमाम विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। उसके चलते ही आज बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ टिम्बर स्टेशन के मोनीश त्रिवेदी ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थमा लिया। माना जा रहा है कि जिस तरह से अपनों को अनदेखी की गई थी और जिस तरीके से अपनों को किराया करने के बाद अब लगातार भारतीय जनता पार्टी जो विपक्षी दलें हैं उनको कहीं ना कहीं खाली करते हुए अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है और देखना होगा कि निकाय चुनाव में इसका कितना असर पड़ता नजर आएगा। उत्तर प्रदेश में देश के सबसे बड़े नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के 37 जिलों में 4 मई को मतदान होगा। हालांकि उसके लिए कल शाम से ही प्रचार बंद हो जाएगा। अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग की तैयारियों की तो इसमें 37 जिले हैं जिसमें 10 नगर निगम भी शामिल हैं और इन सभी नगर निगमों समेत इन 37 जिलों में पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। नगर निगमों में 2-2 पर्यवेक्षक और जिलों में 1 पर्यवेक्षक है। साथ ही साथ अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण के लिए भी नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 78 प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि निर्विरोध निर्वाचित हो रहे हैं, जिसमें से 68 सदस्य एक नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ 9 नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के सभासद भी शामिल हैं। जिनके खिलाफ कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इनको उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। हालांकि इनमें ज्यादातर निर्विरोध होने वाले प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब देखना यह है कि पहले चरण में किस तरीके से लोग वोट करते हैं और क्या मुद्दे होते हैं जिन पर लोग अपना भरोसा जताते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इसी जगह पर जनसभा को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं कि मंच बनाया जा रहा है, खासतौर से कुर्सियां सजाई गई हैं। नगर निकाय चुनाव की रण को भेदने के लिए खास तौर से जिस तरह से क्लीन स्वीप का बीजेपी ने नारा दिया है उसे आज इसी स्थल से साकार किया जाएगा। खास तौर से ये गोरखपुर जिले का टाउन एरिया टाउन हॉल कहा जाता है और गांधी जी की, महात्मा गांधी की यहाँ प्रतिमा स्थापित है। गोरखपुर के पूरे जिले के सभी लोगों को यहाँ इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीत का मंत्र देने के साथ साथ कार्यकर्ताओं के पक्ष में जनता से अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना विकास किया है उसी विकास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के महापौर के पद के प्रत्याशी को बड़े पैमाने पर वोट दे करके विजयी बनावें, ताकि नगर निगम का बोर्ड जब भारतीय जनता पार्टी का रहेगा, ट्रिपल इंजन की सरकार रहेगी, तो विकास की गति और तेज होगी। निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सारे पार्टी के उम्मीदवार, सभासद हों चाहे अध्यक्ष पद के हों, सब अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि मैं चुनाव जीतूं और सब लोग अपने अपने अलग अलग तरह के हथकंडे भी अपनाना शुरू कर दिए हैं। और चाहे वो भाजपा हो चाहे वो सपा हो, सबके बड़े नेता आ रहे हैं और प्रचार करने। इसी क्रम में 3 तारीख को सूबे के मुख्यमंत्री अपने अध्यक्ष पद के उम्मीदवार और सभासदों के लिए चुनावी जनसभा करने आएंगे। यहाँ शहर के एसकेपी इंटर कॉलेज में उनकी जनसभा 3 तारीख को होनी है, जिसके सापेक्ष में यहाँ का प्रशासन पूरा अमला, मैं चाहूँगा कि दिखाएं आपको कि पूरा यहाँ प्रशासन आया है, पूरा देख रहा है और जांच हो रही है कि कहाँ क्या करना है। और इसी में पूरा प्रशासन भी जुटा हुआ है कि कहीं न कहीं कि भाजपा को ही, प्रशासन के भी अपनी तैयारी पूर्ण दिख रही है। वो पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था में लगा हुआ है कि क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री का दौरा है यहाँ पे चुनावी जनसभा को लेके। अब देखते हैं कि सूबे में के मुख्यमंत्री आते हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए यहाँ पे चुनाव प्रचार करते हैं, जनता से अपील करते हैं। उनकी अपील को कितनी जनता अपने मन में रख के और भाजपा प्रत्याशी को कितने बहुमत से जिताती है या कोई और जीतता है, अब ये देखने की बात है। ये 13 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रत्याशी में कितना दम है। मैं संदीप श्रीवास्तव, आजमगढ़ न्यूज़ इंडिया। हम इस समय वीआईपी गांव में मौजूद हैं। अब से कुछ ही घंटे के बाद यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी मंच से 3 नगर पालिका और 9 नगर पंचायत के प्रत्याशियों को जीत का मंत्र देंगे। सभी नेताओं से फीडबैक करेंगे कि इस बार सभी लोग यहाँ से भाजपा का कमल खिला सकें। इसको लेकर यहाँ पर देखिए तैयारी पूर्ण कर ली गई है। तो पूरी तरह से यहाँ पर चक्के पर
पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर तैनात हो गए हैं, क्योंकि 2:30 बजे इसी मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी नगर पालिका के अध्यक्ष के प्रत्याशी और नगर पंचायत के प्रत्याशियों को जीत के लिए अपील करेंगे मतदाताओं से और यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि किसी भी तरह से, क्योंकि इसी जगह से 20 साल से यहाँ पर बसपा काबिज है, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासतौर से बीआरपी मैदान को ही चुने हैं, क्योंकि 20 साल से काबिज बसपा को इस बार हराकर भाजपा के प्रत्याशी को अपनी नगर पालिका अध्यक्ष का यहाँ से अध्यक्ष बनाए, जिसको लेकर यहाँ पर सभी पार्टी कार्यकर्ता और यहाँ पर मतदाता से अपील करेंगे कि इस बार यहाँ से जौनपुर से नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा का कमल खिल। नगर निकाय चुनाव में अखिलेश यादव अब जमीन पर उतरकर अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। आपको बता दें, कभी लखनऊ वासियों को उपहार में अखिलेश यादव ने मेट्रो दी थी और आज उसी मेट्रो में बैठकर कहीं ना कहीं साफ तौर पर संकेत देना चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पहले लखनऊ वासियों के लिए काम करे, वैसे ही उनकी जो मेयर प्रत्याशी है वो काम करेगी। तो ये साफ संदेश अखिलेश यादव देना चाहते हैं और इसी को लेकर आज अखिलेश यादव मेट्रो से प्रचार करेंगे। आपको बता दें, भूतनाथ मेट्रो स्टेशन से शुरू होगा अखिलेश यादव का ये प्रचार और चौधरी चरण सिंह जो लास्ट मेट्रो स्टेशन है वहां तक अखिलेश यादव प्रचार करेंगे। और आपको बता दें, शाम 4 बजे से अखिलेश यादव का ये प्रचार शुरू होगा। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां अपनी पुरानी रो में दिखाई दे रहे हैं। आजम खां ने आज रामपुर के अंदर रोड शो करने के बाद अपनी ताकत का एहसास कराया और विरोधियों को करारे जवाब दिए, तो वहीं सरकार पर भी वो जमकर बरसे। आजम खां ने अपने विरोधियों को यहां तक कहा कि ये राजनीतिक हिजड़े हैं। इन्होंने वो खिताब दिया, जिस तरह से वो बयानबाजी करते हैं और विवादों में आ जाते हैं, उसी तरह से आजम खां लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। लेकिन आजम खां के ज़मीन पर उतरने से इतना तो तय है कि समीकरण बदलेंगे और समीकरण जब बदले तो फिर हालात दूसरे होंगे। आजम खां का रोड शो करना बहुत मायने रखता है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने सारे स्टार प्रचारक रामपुर में उतार दिए हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी कौसर खान ने भी अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी है और बहुत जल्द इसके नतीजे जो है वो सामने आएंगे। उन्नाव के रहने वाले आनंद मिश्रा ने कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंचकर खुद को आग लगा ली थी, जिसके बाद गौतमपल्ली पुलिस ने आनंद फानन में आग बुझाकर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया था। आनंद मिश्रा का आरोप है कि उन्नाव के विधायक बंबालाल दिवाकर लगातार उसे प्रताड़ित कर रहे थे। हालांकि विधायक की तरफ से आनंद मिश्रा पर मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया था, जिसमें कहा गया था कि आनंद मिश्रा सोशल मीडिया के माध्यम से विधायक को गालियां देते हैं, धमकाते हैं। उसके बाद लगातार सिविल अस्पताल में आनंद मिश्रा का इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान आज आनंद मिश्रा ने दम तोड़ दिया है। हालांकि एक कहावत है कि मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। अगर वो कहावत सच है तो क्या आनंद मिश्रा को न्याय मिलेगा या बंबालाल दिवाकर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। उन्नाव के रहने वाले आनंद मिश्रा ने कुछ दिन पहले लखनऊ में कोविड के केसेस में कमी आई, जिससे कहीं न कहीं स्वास्थ्य महकमे के साथ साथ जनता ने भी राहत की सांस ली। अगर बात करें पिछले एक सप्ताह में तो जो संक्रमण की दर थी उसमें कमी आई। पिछले एक सप्ताह में की बात करें तो एक सप्ताह पहले जो संक्रमण की दर 2% थी वो घट करके 1.4% हो गई। अगर बात करें 10 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1064 मरीज थे, तो वहीं वर्तमान समय में 514 मरीज बचे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में राजधानी लखनऊ में मात्र 64 केसेस आए, जिससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा आराम महसूस कर रहा है। निश्चित तौर पर ऐसे में अगर कोविड के केसेस में कमी आती है तो कहीं ना कहीं राजधानी वासियों के साथ साथ स्वास्थ्य महकमा की चिंता थी वो भी कम हो। जिन पहलवानों को अखाड़े में होना चाहिए था वो पहलवान जंतर मंतर पर अपनी मांगों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पहलवान कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इन पहलवानों का कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह को उनके पद से हटाया जाए। हालांकि ये पहलवान जो पहले मांग कर रहे थे कि बृजभूषण शरण सिंह पर FIR दर्ज हो, दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह पर FIR भी दर्ज कर ली है, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा हुआ था। पहलवानों ने कहा था कि पहले प्रदर्शन को हमारे मिसलीड किया गया और हमारे धरना प्रदर्शन को खराब कर दिया गया, लेकिन इस बार पहलवानों का कहना है कि हमने राजनीतिक दलों से भी समर्थन मांगा है। राजनीतिक दलों का भी समर्थन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें या RLD की बात करें, इनके तमाम जो नेता हैं वो पहलवानों के समर्थन में पहुंच रहे हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी की बात करें, वो पहलवानों के समर्थन में पहुंची थी और उन्होंने कहा था कि हम पहलवानों के साथ खड़े हैं और पहलवानों के साथ कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अन्याय कर रही है। आज भी तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने की उम्मीद है जंतर मंतर पर। अब देखना होगा कि जंतर मंतर पर ये कब तक प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि पहलवान जिस तरीके से
बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो। यहाँ तक कि बृजभूषण शरण सिंह के आपराधिक रिकॉर्ड को भी वो पोस्टर के जरिए वहाँ जंतर मंतर पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मौसम विभाग ने पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा, यानी कि साफ तौर पे अगले आने वाले 5 दिनों तक भारी बारिश और ओलावृष्टि क्षेत्रों को देखने को मिल सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश के लगभग 12 ऐसे जिले हैं जहां पे ओलावृष्टि होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में लेकर के पूरी तरीके से अलर्ट किया गया। जहां उत्तर प्रदेश के मौसम की अगर बात करते हैं तो लगभग 3 डिग्री से 6 डिग्री का तापमान पहुंच चुका है। ऐसे में कई जगह पे भारी बारिश और तेज आंधी और तूफान आने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जिस तरीके से लगातार बारिश का कहर अब देखने को मिल। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया था कि 1 हफ्ते बारिश होगी और कुछ इसी तरीके से मौसम का मिजाज बदल चुका है। नोएडा में इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है और लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। 10 साल बाद ऐसा हो रहा है कि 1 मई को जब लोग चिलचिलाती धूप का सामना कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग है। 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार 1 मई को आज बारिश हो रही है और तापमान में भी गिरावट इसी के साथ आ गई है। लोगों के चेहरे खिल उठे हैं, लोग बारिश का आनंद ले रहे हैं, लेकिन इसी के साथ आवागमन भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। सड़कों पर सन्नाटा है और लोग घरों में ही बैठकर इसका आनंद लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बीते दिन की बात की जाए, देर रात से ही बारिश ने आम जनता को परेशान होने के लिए मजबूर कर दिया है। मेरठ की बात की जाए, देर रात से तेज बारिश से परेशान है। वहीं सुबह से अगर बात की जाए तो बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान है। वहीं दिहाड़ी मजदूर अपनी मजदूरी पर जाने के लिए परेशान हो रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश का प्रकोप मेरठ में देखने को मिल रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लगातार बर्फीले मौसम में ठंडी हवाओं से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने रोजगार पर भारी प्रभाव देखने को मिला है। मेरठ की बात की जाए, देर रात से जिस तरह से बारिश पड़ रही है, आम जनता के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरठ की बात की जाए, लगातार हो रही बारिश से पश्चिम उत्तर प्रदेश इस वक्त ठंड के मौसम में मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से देखा जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर बीते 2-3 दिन लगातार बारिश पड़ने वाली है, उसी को लेकर के पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उसी के साथ साथ मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में इस वक्त जो बारिश है वो काफ़ी तेज़ गति से देखने को मिल रही है और आम जनता इस वक्त रोडों पर नजर नहीं आ रही है। वहीं चुनाव प्रक्रिया की बात की जाए, इस वक्त चुनाव का माहौल है, प्रत्याशी घरों में बैठकर ही कन्वेंशन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारिश का प्रकोप आम जनता पर देखने को मिल रहा है। नोएडा में तेज बारिश होने के कारण बहुमंजिला इमारत, जो निर्माणाधीन इमारत थी जिसमें निर्माण चल रहा था, हालांकि उसकी सेटिंग गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कई मजदूर उसमें दबे हैं सेटिंग से, और लगभग 40 मंजिला इमारत थी जिस पर लगातार निर्माण चल रहा था। हालांकि ये भी जानकारी लग रही है कि कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची है, आसपास के लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कई मजदूरों की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है और कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा बता। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना शौचालय व्यवस्था जमीन पर धराशायी हो गई है। हरदोई जनपद ओडीएफ घोषित हो गया है, लेकिन अधिकारियों की कारगुजारी के चलते अभी भी शौचालय व्यवस्था धराशायी दिखाई दे रही है। आज हम हरदोई के खजुरारा ग्राम सभा के मजरा जैतपुर में पहुंचे हैं, जहां पर शौचालय व्यवस्था जमीन पर धराशायी दिखाई दे रही है। कहीं तो शौचालय में कंडे भरे हैं और कहीं पर जानवर बंधे हैं, या फिर कहीं पर आधे अधूरे शौचालय बने हैं। शौचालय व्यवस्था किस तरीके से मुंह चिढ़ा रही है, ये तस्वीरें इस साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। गांव के लोगों का कहना है प्रधान और सेक्रेटरी की मिलीभगत के चलते आधे अधूरे शौचालय सालों से पड़े हुए हैं। उनको मजबूरन गांव के बाहर शौच के लिए जाना पड़ता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना शौचालय व्यवस्था किस तरीके से धराशायी है और अधिकारी इसको जानकर भी अनजान बने हुए हैं। के अंदर गाजियाबाद से आए एक फाइनेंसर की बेरहमी से पिटाई की गई है, जिसकी अब उपचार के दौरान मौत हो गई है। दरअसल मैं आपको बता दूं, यह पूरा मामला है बागपत कोतवाली क्षेत्र पावला गांव का, जहां पर अंकित जो गाजियाबाद का रहने वाला था अपने ससुराल आया था, जहां गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और लात घुसे चले, जिसमें जो फाइनेंसर है गाजियाबाद का अंकित, उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है।
वहीं पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी की तलाश की जा रही है। छिंदवाड़ा में आज इतना बड़ा हादसा देखने को मिला, जिसे देख लोग कह रहे हैं ये है अचानक मौत। जी हां, आपको बताते चले बिजनौर के छिंदवाड़ा में एक डीसीएम चालक ने 2 बच्चों को रास्ता पूछने के दौरान दोनों को डीसीएम में बिठा लिया, जिनका नाम नितिन व शहजान बताया जा रहा है। थोड़ा आगे चलते के साथ शमशान घाट पे गेट पर जाकर डीसीएम टकरा गई, जिससे भीम डीसीएम की ओर गिर गया और नितिन के और फैजान दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें इलाज के दौरान नितिन की मौत हो गई। इस मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और 2 दिन से लगातार बिजनौर में हो रही बारिश कहीं न कहीं बड़ा हादसा होने की सूचना मिल रही है। यही सूचना 2 दिन बारिश होने के कारण इतना बड़ा गेट गिरा और डीसीएम पर गिरने के कारण नितिन की मौत हो गई। अवैध टिकट का कारोबार करने वाले एक युवक को आरपीएफ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। आरपीएफ प्रभारी बुद्धपाल सिंह ने बताया कि करौली धाम के पास अवैध टिकट का कारोबार करने की लगातार सूचना मिल रही थी, जिसके बाद एसआई अमित द्विवेदी के साथ मिलकर वहां पर छापेमारी की गई। छापेमारी कर अभय प्रताप नाम के युवक को पकड़ा गया। उसके पास लैपटॉप, मोबाइल व अन्य सामग्री मिली है। साथ ही फर्जी आईडी बना करके टिकट बनाने का सारा सामान बरामद हुआ। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पिछले 6 वर्षों से वह अवैध टिकट का कारोबार कर रहा है और हर टिकट पर 500 से 600 रुपये कमाता था। साथ ही उसने यह भी बताया कि करौली बाबा के जो बाबा है संतोष सिंह भदौरिया, उनके संपर्क में लगातार बना हुआ था और उन्हें भी इस बारे में कहीं ना कहीं जानकारी थी, लेकिन उनसे संपर्क को लेकर के लगातार जो आरपीएफ है वो छानबीन कर रही कि कहीं इस गोरख धंधे में कहीं से करौली बाबा के जो संतोष सिंह भदौरिया उनका कहीं संलिप्तता तो नहीं है। इस पूरे प्रकरण की जांच शुरू हो गई है, जिसके बाद यदि करौली बाबा का इसमें संलिप्तता पाई जाती तो जांच में उनका नाम भी बढ़ाया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने जो अवैध टिकट का कारोबार करने वाले अभय प्रताप था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है और आगे की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। मोहब्बत की नगरी आगरा में मिट्टी का खनन कर रहे खनन माफियाओं के हौसले पूरी तरह बुलंद दिखाई दे रहे हैं। अगर बात मोहब्बत की नगरी आगरा की करें तो आगरा के पिनाट थाना क्षेत्र के जो पापई नागर जंगल है, वहां पर देर रात वन विभाग की टीम को सूचना मिली कि रात के अंधेरे में मिट्टी का खनन किया जा रहा है। सूचना पर वन विभाग की टीम उन जंगलों में पहुंची और वहां पर टीम ने मौके से मिट्टी का खनन कर रहे ट्रैक्टर और मशीन को जब्त कर लिया है। वहीं जो खनन माफिया थे वो मौके से फरार हो गए। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि खनन माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर ट्रैक्टर चलाने का प्रयास भी किया, तो वहीं वन कर्मियों ने जंगल में कूदकर अपनी जान बचाई। बहरहाल टीम ने ट्रैक्टर और मशीन को कब्जे में ले लिया है और सीज कर आगे की कार्रवाई में जुट गए। अग्निशमन विभाग की लापरवाही के चलते आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आगरा में बहुमंजिला इमारत और जूते के कारखाने बिना मानकों और बिना एनओसी के संचालित हो रहे हैं, जिसके चलते लगातार आग की घटनाएं लगातार आगरा में बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें, आज सुबह पुष्पांजलि हाइट में 7वीं मंजिल पर आग लगी और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी, उसने बहुमुश्किल लोगों की जान बचाई। इसमें 2 दमकल कर्मी घायल हुए हैं और काफ़ी मशक्क़त के बाद उस पूरे मामले पर फायर ब्रिगेड ने उस पर आग पर काबू पाया है और लोगों की जान बचाने में कामयाबी मिली है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आगरा शहर में तमाम बहुमंजिल इमारत और जूते के कारखाने पर अग्निशमन विभाग कब लगाम लगाएगा, कब इन लोगों को जो बिना एनओसी और बिना मानकों के संचालित हो रही हैं इन पर कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 1 इंडिया से कृष्णा त्यागी, आगरा। अमेठी में प्रायः देखा जाता है कि लगातार दबंग अपराधियों द्वारा सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे के साथ फोटो वायरल किया जाता है। लगातार ये प्रक्रिया जिस तरह से देखी जाती है कि अपराधी अपनी दबंगई दिखाने के लिए लगातार सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे के साथ अपना फोटो या वीडियो वायरल करते हैं। ऐसा ही एक मामला